बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दीपक भाकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज चुनाव चर्चा के अंदर जो पैनलिस्ट हैं उनमें एक नया पैनलिस्ट जो आपने देख पा रहे हैं वो डॉक्टर दीपक भाकर हैं। डॉक्टर भाकर कोई परिचय के मोहताज नहीं, राजस्थान में उनकी जानकारियां और उनके बारे में जानकारियां लोगों तक हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पॉलिटिकल फीडबैक जो देते हैं उनके आप अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं आप, और अभी भी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और टीवी पैनलिस्ट भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं भाकर सर कि आप आए हमारे कार्यक्रम में और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि पार्टियों के बागियों की बदलती निष्ठाएं। आप देख रहे हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो बागी होता है, बागी होकर निर्दलीय मैदान में आ जाता है और निर्दलीय मैदान में आकर वह न तो अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है और उनकी पूरी आस्था उसमें रखता है, पार्टी में रखता है, और उसके बाद में वह निर्दलीय होकर बागी हो जाता है। क्यों हो जाते हैं बागी, क्यों बदल जाती हैं निष्ठाएं? क्या यह एक नैतिक पतन नहीं है कि आप जिस पार्टी में रह रहे हैं उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं और बड़ी शान से बगावत करते हुए पार्टी भी नहीं छोड़ रहे? ऐसी स्थिति के अंदर मैं सबसे पहले तोमर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि बदलती निष्ठाओं के पीछे क्या नैतिकताएं हैं? बदलती निष्ठाएं नैतिकता पर आधारित नहीं बल्कि आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। जी। आज की तारीख में राजनीति उस स्तर पर पहुंच गई है जहां लोग पार्टी के अंदर पद प्राप्ति और अगर पद प्राप्ति होने के बाद कोई कद बनता है तो टिकट प्रार्थी वो हो चुके हैं, और अगर टिकट की पूर्ति नहीं होती तो किस बात की निष्ठा, किस बात की पार्टी, छोड़ के किसी भी उस रास्ते पर चले जाते हैं जहां से टिकट प्राप्त हो सकता है। यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्टी एक विचारधारा है जी। और पार्टी अपने आप में कोई संगठन ऐसा नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, मूर्त स्वरूप है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं और पार्टी की रीति नीति को मानते हैं, तब आप पार्टी में हैं। तो अचानक अगर आप टिकट के न मिल पाने के कारण छोड़ते हैं तो ये बागीपन ही तो है, और क्या कि ना आपके पास वो निष्ठाएं रही जिनमें आप विश्वास करने की कसमें खाते थे, ना आपकी विचारधारा वो रही। अचानक कैसे बदल सकती है इंसान की विचारधारा? तो इस तरह की बातें सिर्फ टिकट की अथवा पद लोलुपता के चलते ही ये हो रहा है। और यकीन मानिए, जनता भी अगर किसी पार्टी को वोट करती है तो वो भी उसकी विचारधारा से जुड़ी है, क्योंकि व्यक्ति अपने दम पर शायद कुल मतों का 1 से 2% ही प्राप्त कर सकता है। दल की जो भावना है और जो जनता की भावना दल से जुड़ी है, बड़े वोट उसी से मिलते हैं। तो इस तरह की बात अगर हो रही है तो निश्चित रूप से ये आज के सोचने का एक ज्वलंत विषय है और हम सब इस पर विचार कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सवाल आपका ही उठाया हुआ है और ये विषय भी आपने ही दिया है, और इस विषय पर आपका जो प्रामाणिक मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तोमर साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ। अभी आज के इस दौर में और विशेषकर इस बार के विधानसभा चुनाव में जो राजनीति का अवमूल्यन हुआ है और जो नैतिक गिरावट इस समय देखी गई है राजनीति में, वो मुझे लगता है अभी तक की पहले कभी नहीं हुई है। इस कदर राजस्थान और विशेषकर अजमेर जिले की हम बात करें, अगर केंद्रित करें हम अजमेर जिले के अंदर, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी किसी इतने सालों के अंदर राजनीति में हुआ, क्योंकि व्यक्ति की जैसा कि बताया गया उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो पार्टी, जो विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, चाहे कांग्रेस की करें, हम इस वाली पार्टी के अंदर लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई है। उनको लगता है कि थोड़े से टाइम में, जैसा आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, वैसे उनको लगता है हमने इतना काम कर लिया, हमने 2 साल काम कर लिया, अब तो हमें कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट मिलने चाहिए, और एक टिकट और चुनाव लड़ने से बड़ा तो कोई उनको लगता है कि हमारा कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत नहीं है, और आने वाले समय में राजनीति में होने वाली गिरावट का ये बहुत बड़ा संकेत है, और इसको वक्त रहते सुधारा जाना चाहिए। पर सुधारेगा कौन? आगे इस बात में कोई है कि वो इज़ गोइंग टू बेल द कैट, कौन घंटी बांधेगा? तो इसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा और हर पार्टियों के अंदर मंथन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी रही है, विचारधारा बेस्ड पार्टी रही है, हमारी एक पंच निष्ठा रही है। वो पंच निष्ठा कहाँ गई है?
पार्टी का एक कार्यकर्ता, और कितने प्रशिक्षण शिविर में जाते हैं ये लोग, कितना प्रशिक्षण होता है, इतने सालों के प्रशिक्षण के बाद उस कार्यकर्ता होता है। और विशेषकर पदाधिकारी, जिन व्यक्तियों को पार्टी ने पदाधिकारी बनाया उनको कई बार जिम्मेदारियां दी गई है, कई बार संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने थोड़े से लालच के लिए पार्टी की सब चीज़ों को ताक में रख के स्वयं के छोटे से लाभ के लिए पार्टी को बड़े संकट में डाल देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जनता ये सब समझती है, पब्लिक है, सब जानती है, वो देख रही है कि जिस व्यक्ति की निष्ठा अपनी मां समान पार्टी के प्रति नहीं है, उसकी उस क्षेत्र के और क्षेत्र के लोगों के प्रति क्या रहेगी। उनको एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन लोगों के उस पर लग जाता है, निष्ठा के ऊपर। तो आने वाले समय का आने वाला दौर, अब लोग पढ़ने लिखने लग गए, तो उनको बच्चों को भी जो आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी जो आने वाली है, वो इस बात पे गौर करेगी, और जो उनमें इतनी जो अवेयरनेस आई है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है, उसके अंदर वो इस बात का जब विश्लेषण करेंगे तो तब ये तय होगा, जब तोला माशा करेंगे तो सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने जो अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा विचारधारा में नहीं रहा, वो क्या हमारे प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति, हमारी सोच के प्रति, हमारे कार्यों के प्रति, क्या वो उसके अंदर वो निष्ठा आने वाले समय में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर विचार करना पड़ेगा। और लोगों इस बारे में आने वाले समय में अपना निर्णय देने वाले हैं, और बहुत निकट भविष्य अंदर ये होने वाला है। दीपक जी, मैं आपसे सहमत हूँ। आप दोनों एक ही विचारधारा के हैं, और मुझे लग रहा है कि इस दिशा में जो जा रही है उसमें एक दूसरा सवाल भी उठ सकता है, वो दूसरे पक्ष का होगा। वो जो बदल रहे हैं निष्ठाएं, वो क्यों बदल रहे हैं निष्ठाएं? क्या सिर्फ पद लोलुपता की वजह से बदल रहे हैं कोई, या कोई सैद्धांतिक परिवेश में बदलाव आ रहा है, या उनको अपने पार्टी में घुटन हो रही है? जैसे अब मैं बताता हूँ, अजमेर दक्षिण के अंदर अनीता बघेल पिछले 20 साल से चुनाव लड़ रही हैं, और जब भी टिकट मिलता है उनको मिल जाता है। देवनानी जी पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, फिर उनको टिकट मिल गया है। ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं जो 10-10 साल, 15-15 साल, 7-7 बार, 8-8 बार टिकट लेकर आ जाते हैं। तो क्या बाकी सारी पीढ़ियां उसके लायक नहीं है, नेतृत्व के लायक नहीं है, या उनको तो क्या ये पक्ष नहीं है कि उनके अंदर ऐसी कुंठा आती है कि वो अपनी निष्ठाएं बदल लेते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी, मैंने पहली बार कहा कि पार्टी अमूर्त है, अब मैं कहूंगा कि वो चलती मूर्त लोगों के द्वारा है। तो पार्टी जिसकी रीति नीति है, उसको चलाने वाले लोग कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह से वो टिकटों का चयन करते हैं, और क्या टिकट का चयन, कैंडिडेट का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की क्षेत्र की जनता की क्या भावना है। हर पार्टी हर बार कई सर्वे कराती है, तो क्या सर्वे के आधार पर यह तय नहीं हो जाता कि इस बार जनता चाहती क्या है? और अगर जनता कुछ चाहती है और उसके बदले में टिकट किसी अन्य को मिलता है, तो कई बार बगावत होती है। लेकिन जब जनता किसी को टिकट मिलता है और एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से एक लाइन लग जाती है, तब भी सोचने की बात है, क्या इतने लोगों को जनता चाह रही थी? तो पार्टी के प्रति निष्ठाओं का जो अतिक्रमण हुआ है अपनी आकांक्षाओं के चलते, उसके कारण हर कोई जो थोड़ा सा भी कद रख रहा है वो अपने आप को टिकटा समझता है। यकीनन कुछ लोग जो वास्तव में उस रेस में थे, वो रेस में अच्छा ही नहीं हुआ कि उन्हें टिकट नहीं दिया। अगर उनके अंदर ये भावना थी कि पार्टी कुछ भी जाए, कहीं जाए, भाड़ में जाए, लेकिन मैं जीतूं और मुझे बनना चाहिए एमएलए, इसलिए अगर किसी कारण टिकट नहीं भी मिला और वो लोग अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं, तोमर साहब, एक बार का सवाल नहीं उठता। ये जो कुंठाएं पैदा होती हैं वो होती हैं कि उत्तरोत्तर एक के बाद एक अगली बार आएगा वो, और कैंडिडेट खुद ये कहता है, डॉक्टर साहब खुद ये कहता है कि मैं अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अंतिम फैसला है, अंतिम मेरा इलेक्शन है। और उसके बाद में जैसे दूसरा इलेक्शन आता है पलटी मारता है और फिर इलेक्शन के लिए टिकट मांगता है और फिर उसे टिकट मिल जाती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, यहाँ भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कई जगह ऐसे केसेस हुए पर अपवाद हैं कि उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर वो चुनाव के दावेदार बन जाते हैं। तो उनकी कोई भी परिस्थितियां रही होंगी, चाहे व्यक्तिगत या पार्टी की तरफ से, लेकिन कोई व्यक्ति टिकट मांग रहा है, उसे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। यह निर्णय पार्टी का होता है। पार्टी कई स्तर पे सर्वे तो करवाती है, कई स्तर पे बैठकें भी होती है। पार्टी की प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद चुनाव संचालन समिति की बैठक में हुई, और केंद्र की चुनाव समिति की बैठक, उस पर 6-6 घंटे आप सोचिए डिस्कशन चला है। तो जब इतने घंटों डिस्कशंस के बाद अगर पार्टी कोई निर्णय लेकर टिकट देती है, तो शायद पार्टी ने कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया होगा। लेकिन मैं फिर आपको इस बात के लिए बताना चाहता हूँ, एक बात सही बात है, हमारे विचार नहीं मिलते होंगे उस समय कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन जो हमें सिखाया गया, आज मेरे को भी 45-40 साल हो गए राजनीति के अंदर, भाजपा के अंदर, तो और उसके पहले जनता पार्टी के समय से, एक बार हमको ये सिखाया गया कि एक बार पार्टी ने निर्णय ले लिया
और पार्टी ने कोई कैंडिडेट दे दिया तो सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी का ये कर्तव्य बन जाता है कि पूरे तन धन और निष्ठा से उस व्यक्ति को जिताने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। राइट एंड रॉन्ग, सही गलत की मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसकी व्याख्या में जाना ही नहीं चाहता। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि। पार्टी ने निर्णय ले लिया, राइट रॉन्ग हमें कोई मतलब नहीं है। हम पार्टी ने निर्णय ले लिया, हमें उसके साथ चलना है, हमें उसके साथ आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कोई अपवाद हो, आप खुद सोचिए, अगर सारी 200 सीटें सही सिंक होंगी तो पार्टी को तो पूरी 200 सीटें मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अपवाद होते हैं, कहीं ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो लगता है कि गलत हुए, और इस पार्टी को केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मानता भी है कि हाँ हमसे इस निर्णय में गलती हो गई या हमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, पर कोई बात नहीं, चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। राजनीति अगली बार सुधार करेंगे, अगली बार हम और बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मैं खुद लोकसभा का दावेदार था पिछली बार, मेरा नाम, जो भी आप पैनल में जैसी भी बातें होती है अंदर की बातें, 30 तारीख को जब पार्टी की शपथ ग्रहण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही थी, उसके 2 घंटे बाद मेरे पास फोन आता है उच्च स्तर से और कहा जाता है कि आपको पार्टी की तरफ से स्वतंत्र निदेशक बनाया जाता है। तो सब्र का फल कभी कभार मीठा होता है, और मुझे बहुत अच्छा उन लोगों ने समायोजन किया। तो ऐसा सबके साथ होता है, पार्टी आपका कहीं ना कहीं उपयोग करती है, संगठन में नहीं करेगी तो सरकार में करेगी, सरकार में नहीं करेगी तो संगठन में करेगी। आदमी को धैर्य रखना चाहिए। देखिए, धैर्य जब भी आप रखेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पार्टी जब तक केंद्र में रहती है, अब तक ये रहा कि इतिहास रहा कि एक ज़माना था जब वाजपेयी तक, आप कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी तक, एक सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी और केंद्र सिद्धांतों पर चलता था। उनके कुछ नैतिकताएं होती थी, उनके कुछ आधार होते थे। लेकिन अब तो मुझे ये लग रहा है कि अब तो हर पार्टी के अंदर ये हो गया है, इंस्टेंट जो आप कॉफ़ी कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ कौन है, बोले यहाँ डॉक्टर विकास चौधरी है, इसने भाजपा छोड़ी है, अभी इसके साथ युवा है, अब इसको लेना चाहिए, लीजिए कांग्रेस में ले लिया, आज अशोक गहलोत उनके समर्थन में आ गए। तो ये जो चल रहा है ना कि मतलब आप रातों रात आप निष्ठा का बदलाव, जैसा अभी कह रहे थे तोमर साहब कि निष्ठा के बदलाव का एक समय होता है, एक उत्तरोत्तर, कोई जैसे नदी के अंदर जो शालिग्राम होता है वो टकरा टकरा के बदलता है। लेकिन यहाँ तो रातों रात, सोए थे तो भाजपा के थे, उठे थे तो कांग्रेस के हैं। क्यों ये सारी जो हो रहा है, क्या कहेंगे तोमर साहब? इसमें ये कहने की बात है और समझना, हम सब जनता को ये चाहिए, आम मतदाता को ये समझना चाहिए कि जब भी हम किसी का सहयोग करते हैं, विरोध करते हैं, ये स्वाभाविक बात है। मेरे विचार आपके विचार से ना मिले, ये संभव है। लेकिन मैं आप ही के साथ रहूं और आपसे मेरे विचार ना मिलते हों और मैं आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ने की बातें करने लगूं, तब गलत है। ज्ञान सारस्वत जी ने जो किया वो एक उदाहरण है कि हम अगर किसी कारण से किसी स्तर पर कहीं पार्टी की निर्णय से सहमत नहीं है तो हम पार्टी के समस्त पदों से और पदभार से इस्तीफा देते हैं और फिर हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में चुनाव लड़ें ना लड़ें, हम स्वतंत्र हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भी तो कांग्रेस को छोड़ दिया था एक दिन, तो इसे विद्रोह तो नहीं कहा जाएगा। जब उनके विचारों का मेल नहीं हुआ तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। और किससे? गांधी से विचारों का मेल ना होने पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ते हैं। और इसमें देश में कहीं उन्हें गद्दार की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वो एक अलग महान क्रांतिकारी हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं कि मुझे नीतियों में भरोसा नहीं, मैं आपको छोड़ता हूं, कहें तो स्पष्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान सारस्वत की आपने बात कही, एक जब आपने उदाहरण ले लिया है तो मैं ज्ञान सारस्वत जी के बारे में बताऊं कि वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हैं। आज भी जब वो बात करते हैं या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की या मेरे यहाँ कार्यक्रम में भाग, जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मेरे यहाँ मैंने उनका जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में उन्होंने साफ कहा कि मेरी निष्ठा आज भी मोदी जी में है, मेरी विचार नहीं बदली हैं, मेरी निष्ठा भी नहीं बदली है, लेकिन मेरी नैतिकता है कि अनुशासनहीनता कही जाएगी और पार्टी मुझे निकालेगी। इससे पहले कि पार्टी निकाले मैंने विचार नहीं बदले हैं। आज भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब प्रचार के लिए निकलूँ तो मोदी जी का पोस्टर मेरे पीछे रहे, मोदी जी के सिद्धांत मेरे पीछे रहे और मोदी जी के सपने मेरे साथ रहे। मैं अजमेर को उस तरीके का, मोदी जी के सपनों का अजमेर बनाना चाहता था, लेकिन पिछले 20 साल से देवनानी जी ने उनके सपनों का खंडर बना दिया। और उस खंडर बनाने के बाद में जो आना सागर की स्थिति हुई, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो प्रोजेक्ट बने, सीमेंट के जिस तरीके से जंगल उगा दिए गए, जगह जगह पुल बनाए गए, ये बनाया गया, नदी नाले सब पाट दिए गए, ऐसे में उनका जो विद्रोह था वो बिल्कुल निकल के आया। उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली, उन्होंने सिर्फ अपना फैसला बदला। और वो आज भी कहते हैं कि अगर वो जीत जाएंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो वो जीत कर वापस भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो उनका उपयोग कर सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के निर्णय पर टिप्पणी करना मेरे लिए मुझे लगता उचित नहीं होगा, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं,
मैंने उन वर्षों के साथ उनके साथ कार्य भी किया और मैं मानता हूँ कि पार्टी की विचारधारा में वो विश्वास रखते हैं और कुछ कह नहीं सकते। सुबह का भूला शाम को अगर घर आता है उसे भूला तो कहते भी नहीं है, वो एक अलग बात है। और उतना अपनी भावना अपनी व्यक्त की है और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अभी 9 तारीख तक में तो बहुत समय है, तो आज के समय ये निर्णय लेना कि 9 तारीख के बाद क्या होगा, जल्दबाजी होगी। अब मुझे लगता है कि इस बात को हम 9 तारीख के बाद बात करें तो ज़्यादा उचित रहेगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। और देखते हैं। जो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने इंस्टेंट ग्लोरिफिकेशन के लिए भी काम कर देता है, पर उनको देखना चाहिए कि जैसा आप बार बार कह रहे हैं कि कभी सब्र भी रखना चाहिए। अब वो अब बड़ा है कि उसका मापदंड क्या रहेंगे, क्या टाइम फ्रेम रहेगा कि कितने साल कोई आदमी इंतजार करे, 5 साल करे, 10 साल, 15 साल। पर इस चुनाव में हमने देखा है लोग बाग तो 5 साल नहीं कर पाए, 5 महीने नहीं कर पाए, कोई 5 मिनट नहीं कर पाया। तोमर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया जो उन्होंने कहा था कि एक लंबा समय हो जाता जब उनको लगने लग जाता, उनका घुटन होने लग जाती है, वो कुछ बदलाव चाहते थे या जनता बदलाव चाहती है। लेकिन मैं फिर आपको जानती हूँ, जनता सर्वोपरि है, जनता सब जानती है, सही और गलत के बीच में फैसला करना जानती है। पार्टी अपनी जगह, जनता अपनी जगह। जनता जो अपना फैसला सुनाएगी वो सबसे सर्वोच्च होता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये इस देश की खूबसूरती है, यही इस जगह की खूबसूरती है कि यहाँ पे जनता को हम सरमाथे पे रखते हैं क्योंकि उनका फैसला सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है और वो जो फैसला सुनाएगी वो सर्वमान्य होगा और सबको मानना भी पड़ेगा। और समय ज़्यादा दूर भी नहीं है, आज की तारीख देखें तो अगले 20 दिन के अंदर मुझे लगता है 20-22 दिन के अंदर जनता फैसला कर भी लेगी और थोड़े बाद हमें सुनाई भी दे जाएगा। तब हम फिर वापस चर्चा करेंगे कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, या वो लोग कहाँ सही थे, वो लोग कहाँ गलत थे। तो आने वाला वक्त जिससे राजनीति पल पल में बदल रही है, आने वाले वक्त में भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उन व्यक्तियों का फैसला सही था कि पार्टी का फैसला सही था। तो साहब एक बार मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए जी, आप अजमेर भाजपा में ऐसा कौन सा उबाल देखते हैं जिसके कारण सब लोग फुदक फुदक कर लगातार बाहर जाते जा रहे हैं? सब जगह ऐसा नहीं हो रहा। अजमेर भाजपा की राजस्थान तो में लगभग आप देखिए कई जगह ऐसी बातें आई है और दोनों पार्टियों में आई है। चित्तौड़गढ़ में अगर आप भाजपा की बात करें तो आप देखिए कि कांग्रेस, हाँ वो आकिया जी की अगर बात करें, चंद्रभान आकिया जी की, तो कांग्रेस में उससे ज्यादा उबाल आया हुआ है। और कांग्रेस की तो स्थिति चित्तौड़गढ़ में स्थिति है कि उनकी लगभग पूरी ही, क्योंकि कांग्रेस में क्या देखा होता है, उनका जो भी होता है अपना तरीका होता होगा, तो वहाँ पे एक विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं होती। वहाँ भाजपा में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मानता है तो एक वो मान के चलता है, चलो कोई बात नहीं हम कर लेंगे। कांग्रेस में तो वो निपटाने वाली राजनीति में आ जाते हैं। पार्टी बीजेपी की पहली लिस्ट आई तो कहने लगे पार्टी में तब विद्रोह हो रहा है, बगावत हो रही है, वो रही है। और आपने याद हो वो ग्लोरीफाई हुई है एक लाइन कि मैं बागी हूँ, मैं डकैत नहीं हूँ। उस लाइन ने इस बागी शब्द को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया और इसको एक आप मान के चलो कि एक सामाजिक नाम दे दिया कि बागी होना तो मतलब बहुत अच्छी बात हो गई कि मैं बागी हूँ, मैं डकैत नहीं हूँ। तो इसी बात को देखकर देखें चलें तो कांग्रेस के अंदर मैंने उस समय भी कहा था कि बीजेपी लिस्ट आई है, ठीक है, मनमुटाव है, ये है, थोड़ा प्रदर्शन कुछ चलेगा। मैं कहा कांग्रेस के लिए जाते तो गाली गलौज मारपीट और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आप 5 साल से इनका देख ही देते कि कैसे वो बंदर वाला नाच चली रहा था विधायकों का इसके बीच में। आज मैं आपको फिर आश्वस्त करना चाहता हूँ, आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बहुमत से बनने वाली है। उसका कारण ही यही है कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता। क्या मैं एक छोटी सी घटना सुना सकता हूँ जी? मैं उस समय एक बहुत पुरानी बात है, मैं राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे कुशाभाऊ ठाकरे जी के, उनका सहयोगी था। तो हम वो गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, हम टीवी देख रहे थे, तो माननीय अडवाणी जी का एक वो आता है स्टेटमेंट, कहते हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे अगली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो बनना नहीं चाहते, उनकी तबियत ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये तो गलत बात है, ऐसा आपने कहा? बोले मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, ये बड़ी व्यक्तिगत बातें बता दूं, बहुत पुरानी हो गई, पर एक कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि देखो अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ, पर एक बार अडवाणी जी ने बात अगर प्रेस में और सार्वजनिक रूप से कह दी है तो मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं अगली बार अध्यक्ष नहीं बनूं। मेरे को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आने वाले यहाँ पे भी कई ऐसे लोग हैं पदाधिकारी जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय भी उनको उम्मीद रखनी चाहिए थी पार्टी उनको कहीं ना कहीं उचित तरीके से उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन देती। बस वही वाली बात आ जाती है, सब्र नहीं है लोगों। दीपक जी बिल्कुल धैर्य नहीं है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आप जिस तरीके से बात को लेकर घुमाकर अजमेर पर आए, तो अजमेर से ही मैं बात शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर श्री गोपाल बायती पुष्कर से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं, टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला। अशोक गहलोत के खासम खास हुआ करते थे, खास कहा करते थे, हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, ये तो क्योंकि टिकट नहीं मिला इसलिए खास होते तो टिकट मिल ही जाता ना, इसका मतलब खास कहा करते थे, हुआ नहीं करते थे। अब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी पुष्कर से और नसीम अख्तर के खिलाफ और कांग्रेस को मुसीबत में डाल रहे हैं। अब कांग्रेस छोड़ भी नहीं रहे। अगर
उनकी निष्ठा बदल गई है कांग्रेस के प्रति, उनका इतना ही बेचैनी है, इतना ही अगर उनसे ना लगाव हो गया है तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए ना कांग्रेस को। और क्या आप तोमर साहब इस बात से सहमत हैं कि कोई भी अगर निर्दलीय या बागी लड़े तो उसको सबसे पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए? आप क्या, या पार्टी निकालेगी बाद में? मैं तो एक सीधा सा मानदंड समझता हूँ, जनता ये तय कर ले कि जिसने पार्टी छोड़ दी उस पर विचार करे, क्योंकि वो उस पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहा है या उससे नीतियों से सहमत नहीं है। जो पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, कम से कम उस पर विचार तो नहीं करे। अगर ऐसा होगा तो लोग क्लियर कट तय करेंगे, हम जहाज के अंदर हैं या हम जहाज के बाहर हैं। जहाज की बाउंड्री पकड़ के लटके भी रहें और अपने आप को तैराक भी घोषित करते रहें, ऐसे उस लोगों से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल बचना है। आप क्या कहना चाहेंगे दीपक भाई? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सटीक। और मैं तोमर साहब का इसमें समर्थन करता हूं कि इन्होंने जो भी पक्ष रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, बहुत सुंदर तरीके से रखा है। और यही बात अगर सब लोगों की समझ में आ जाए तो मुझे लगता है सारी समस्याएं दूर हो जाएगी हम लोगों की, झगड़े फसाद ही नहीं होंगे। पर आप कांग्रेस की बात तो देखिए, उनकी तो जब से उनका वो चल रहा था, रायशुमारी चल रही थी, जूतम पैजार, गाली गलौज, मारपीट, क्या केस वेस तक दर्ज हुए हैं। आपको लगता है भाजपा के अंदर कहीं ऐसा हुआ देखने को मिला है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज भी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एक विचारधारा वाली पार्टी है। और लोगों के अंदर जो प्रशिक्षण हमारे उनका होता है कार्यकर्ताओं पदाधिकारी, तो कुछ हद तक मैं नहीं कह सकता, देखिए थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शन आ जाता वाली बात होगी, बट लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो एक लार्जर पिक्चर देखा जाए, एक लार्जर स्केल पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में आज भी, अगर हम कांग्रेस के साथ तुलनात्मक वो करें तो देखेंगे हम आज भी एक बेहतर स्थिति के अंदर है जहां तक इंटर पार्टी डिसिप्लिन की बात है। हम ये नहीं कह सकते विकार आ जाते हैं। देखिए पार्टी जब बढ़ती है, विश्व की सबसे लंबी बड़ी पार्टी हो गई है, तो विकार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नहीं, पर ये दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और पार्टी के आपने जो गुणगान गाए वो बिल्कुल सही है। अगर पार्टी के गुणगान ही सही होते और आप जैसा कह रहे हैं वही अगर सही होता तो ज्योति मिर्धा को जिस तरीके से लिया गया और जिस तरीके से, और रातों रात कांग्रेस से छोड़े हुए आदमी को बीजेपी ले रही है, ले नहीं रही क्या? बीजेपी क्यों ले रही है? क्या उसका लिबास बदलने से उसकी आत्मा बदल गई है? क्या हो गया चेंज इस तरीके से कि आप ले रहे हैं? तो इस तरीके से ये तो नहीं कह सकते कि शोले फिल्म का एक सीन बहुत प्रसिद्ध हुआ और वो सीन शुरुआती दौर में जब वो जय जाता था ना लीला मौसी के पास और बात बताता था तारीफ करते हुए बीरू की, तो समस्त कमियां थी लेकिन मेरा बीरू बहुत अच्छा है। इसी तरह डॉक्टर साहब ने बहुत भोलेपन से भाजपा की समस्त कमियों को बेहतरीन उनकी योग्यता बताते हुए प्रस्तुत किया है। और ये इनकी निष्ठा पार्टी के प्रति दर्शाती है। जनता अपने आप जानती है ज्यादातर बातें, इसलिए उन्हें क्या समझाएं। तो निष्ठा जो बदल रही है, बदलती हुई निष्ठाओं के हिसाब से जो उम्मीदवार आ रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग के अंदर मेरा तो यही कहना है कि अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए इस पूरी बात का, तो ये बात है कि राजनीतिक पार्टियों के जो आका बदल रहे हैं, उनके सिद्धांत और विचार बदल रहे हैं, उनके तौर तरीके और चुनाव प्रणाली बदल रही है, सिलेक्शन का तरीका बदल रहा है। वो सिर्फ अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए सत्ता का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसा जब तक खेल चलता रहेगा तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उसी दिशा में चलते रहेंगे। आज आपने हमारी मुलाकात में एक बहुत अच्छे प्रश्न पर और बहुत अच्छे पैनलिस्टों के साथ में वार्ता सुनी। मुझे यकीन है कि आपको ये वार्ता पसंद आई होगी। चुनाव चर्चा होती रहेगी, हम नए नए पैनलिस्ट भी लाते रहेंगे और नए नए लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आशा है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप निष्ठा बदलने वाले लोगों को सबक सिखाएं और उन्हें ये तहजीब सिखाएं, उन्हें ये तमीज़ सिखाएं कि निष्ठा बदलने से पहले अपनी लिबास भी बदल लें, अपनी आत्मा और जिस्म भी बदल लें, तब बदलें निष्ठा। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मैं एक बार आपका आभार करता हूँ दीपक जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त बहुत करूँ। बहुत आप सबका आभार।